गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। माई सेल्फ पी.के. शर्मा। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ट्रांजिस्टर एक 2 पोर्ट नेटवर्क है। ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। चूँकि इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए हमें 2 टर्मिनल की आवश्यकता होती है। इनपुट देने के लिए भी 2 टर्मिनल और आउटपुट लेने के लिए भी 2 टर्मिनल। ऐसे में कुल 4 टर्मिनल हुए और हमारे ट्रांजिस्टर में कुल 3 ही टर्मिनल्स होते हैं। तो हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए 4 टर्मिनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल ऐच्छिक रूप से कॉमन करते हैं, जो इनपुट में भी यूज होता है और जो आउटपुट में भी यूज होता है। ऐसे में इनपुट को भी प्रॉपरली 2 टर्मिनल मिल जाते हैं और आउटपुट को। तो ऐसे में मैंने आपको ट्रांजिस्टर के इस कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड पर बताया था कि ट्रांजिस्टर के कुल 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं: कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर्स में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के विषय में, उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया, समझाया और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उनके जो मुख्य पैरामीटर्स हैं उनको समझाया। यही सेम चीज़ मैंने कॉमन इमीटर के साथ भी आपको बताया। अब सिमिलरली हम ऐसे ही कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए भी पहले उनकी डिफिनीशन किसे कहते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर इस कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट का क्या यूज़ होता है पर डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो बोलेंगे ट्रांजिस्टर का वह कॉन्फ़िगरेशन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है जिसमें कलेक्टर टर्मिनल इमीटर टर्मिनल तथा बेस टर्मिनल के मध्य कॉमन होता है। जैसा कि आप देखिए ब्लॉक डायग्राम में मैंने समझाया है कि ये आपका कलेक्टर है, ये आपका कलेक्टर है और ये आपका इमीटर है, ये आपका बेस है। ये जो कलेक्टर टर्मिनल है यह इमीटर और बेस के मध्य कॉमन कर लिया गया है। जैसा कि मैंने बताया भी कि एक ट्रांजिस्टर का एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कलेक्टर टर्मिनल, बेस टर्मिनल तथा इमीटर टर्मिनल के मध्य क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब एक चीज़ ध्यान दें, मैंने जैसा कि इसमें बायसिंग करके दिखाया है, सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जो हमारा इसमें बेस कलेक्टर वोल्टेज को हमने रिवर्स बायस में रखा है और कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को हमने फॉरवर्ड बायस में रखा है। ट्रांजिस्टर इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आप जानते हैं I=IB + IC होता है। इमीटर करंट जो होती है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के मान के बराबर होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पिछले वीडियो में बताया है कि हम करंट का डायरेक्शन कैसे लेते हैं और ये जो सप्लाई हम दे रहे हैं, सप्लाई के आधार पे हम इनके मैकेनिज़्म को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो सारी चीज़ें सिमिलर होंगी, बस टर्मिनल्स चेंज हैं तो उनके अकॉर्डिंग आपका प्रोसेस चेंज होगा थोड़ा। अब इसी ब्लॉक डायग्राम के लिए हमने एक ट्रांजिस्टर मॉडल में इसका सर्किटरी दिया, एक सर्किट डायग्राम प्रोवाइड किया, बनाया। ये देखिए आप, ये ट्रांजिस्टर का ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है। ये आपका बेस टू कलेक्टर वोल्टेज है, ये आपका बेस टू इमीटर वोल्टेज होगा और ये आपका आउटपुट वाला वोल्टेज है जिसको हम कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज कहते हैं। यानी कि जो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है
यह वोल्टेज ध्यान दें तो वी सी ई इज इक्वल टू क्या होगा, वी बी सी प्लस वी बी, यानी कि ये पूरा का पूरा वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज इस इनपुट वोल्टेज के सम के क्या होगा, मान के बराबर होगा। तो ये आपका एक फार्मूला हुआ वोल्टेज को लेकर के कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज हमारा कुल कितना है वी सी ई, और वी सी ई दो भागों में ब्रेक हो रहा है, एक बेस टू कलेक्टर के बीच में, एक बेस टू इमीटर के बीच में। अब हमने जैसा कॉमन इमीटर में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जैसे हमने करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर पढ़ा, ठीक ऐसे ही हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में भी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की बात करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कोई पूछता है अगर कि करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, तो मैंने कहा था कि द रेशियो बिटवीन आउटपुट करंट टू इनपुट करंट इज डिफाइंड एज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, अर्थात आउटपुट करंट और इनपुट करंट का अनुपात ही कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, आउटपुट करंट तथा इनपुट करंट का अनुपात ही करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहलाता है। चूँकि हम यहाँ पे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट क्या होती है, एमिटर करंट होती है, और इनपुट करंट क्या होती है, बेस करंट होती है। तो आप कह सकते हैं कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के केस में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर गामा, जिसको गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गामा की वैल्यू होती है एमिटर करंट अपान बेस करंट। इस फार्मूले से एक चीज़ का हमें यहाँ से पता ये चलता है कि जो हमारी इमीटर करंट है वो कहीं ना कहीं बेस करंट पर डिपेंड करती है, यानी कि इमीटर करंट इज अ फंक्शन ऑफ बेस करंट। यानी कि हमारा अब यहाँ से मोटो ये है कि हम ये आपको दिखाना चाहेंगे, किसी इक्वेशन के माध्यम से हम ये रिप्रेजेंट करके अगर दिखा दें कि फाइनली जो इमीटर करंट होती है वो बेस करंट पर डिपेंड करती है, तो इसको हम कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। इसको करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, ट्रांजिस्टर का ये जो करंट बेसिक इक्वेशंस है आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, इसको यूज किया। जैसा कि हमने पढ़ा है कलेक्टर करंट जो होती है वो होती है अल्फ़ा आई ई प्लस आई सी बी ओ, जहाँ पे ये लीकेज करंट है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में एक दूसरे से इवेलुएट करें अगर, तो आई सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर हमको मिलेगा आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस अल्फ़ा आई और प्लस आई सी बी ओ। चूँकि आई बी के ही टर्म में हमको ये इक्वेशन फाइंड करना है, तो आई बी तो वैसे ही रहेगा, आई सी की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब ये जो अल्फ़ा आई ई है इसको ट्रांसफ़र करिए, इधर आएगा तो 1 माइनस अल्फ़ा आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी बी होगा। 1 माइनस अल्फ़ा से दोनों साइड डिवाइड करिए, तो यहाँ बचेगा आई ई, यहाँ बचेगा 1 अपान 1 माइनस अल्फ़ा इंटू आई बी, प्लस यहाँ बचेगा 1 अपान 1 माइनस अल्फ़ा इंटू आई सी बी हो। एक यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है 1 अपान 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। इसको फाइंड करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि ये चीज़ हम कैसे रखेंगे, 1 अपान 1 माइनस अल्फ़ा के प्लस 1 प्लस बीटा कैसे पुट किया जाता है। तो आपको एक फार्मूला पढ़ाया था मैंने, जैसा कि देखिए हमने कहा कि 1 अपान 1 माइनस अल्फ़ा के प्लेस पे 1 प्लस बीटा पुट कर सकते हैं, यही तो लिखा है। तो ज़रा समझ लीजिए आप कि कैसे हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा होता है, यहाँ पे 1 प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ 1 ऐड करिए, तो इधर भी ऐड करेंगे आप, ये 1 प्लस बीटा, इधर दोनों का डिनोमीटर अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1 अपान 1 माइनस अल्फ़ा। तो 1 प्लस बीटा की वैल्यू आपको मिल गई, 1 प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई आपको 1 अपान 1, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा की वैल्यू आपको मिल गई अल्फ़ा अपान में 1 माइनस अल्फ़ा। अब जहाँ जहाँ ये 1 अपान 1 माइनस अल्फ़ा लिखा हुआ था इक्वेशन में, ये इक्वेशन हमारे पास था आई इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस अल्फ़ा आई बी प्लस 1 अपान 1 माइनस अल्फ़ा इंटू आई सी बी ओ, वहाँ 1 प्लस बीटा पुट कर सकते हैं 1 अपान 1 माइनस अल्फ़ा के प्लेस में। तो आई की वैल्यू आ गई 1 प्लस बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी बी। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 इमेजिन कर लीजिए, कंसिडर कर लीजिए। और अगेन चूँकि हम जानते हैं कि हमें जो फार्मूला बनाना है मीटर करंट का वो इन टर्म ऑफ बेस करंट बनाना है, और प्लस में जो यहाँ करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है वो गामा होना चाहिए, जैसा कि हम यहाँ पे बीटा यूज कर रहे हैं। तो इन टर्म ऑफ गामा कैसे हम इसको
बनाएंगे, इस इक्वेशन को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं इक्वेशन 1 से कि आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होती है। दोनों तरफ अगर हम आई बी से डिवाइड कर दें तो आई ई अपान आई बी इज इक्वल टू 1 प्लस आई सी अपान आई बी हो जाएगा। आई ई अपान आई बी की वैल्यू गामा हो जाएगी, 1 प्लस इसकी वैल्यू आई सी अपान आई बी की वैल्यू बीटा होती है। जैसा कि फार्मूला आपको पढ़ा चुके हैं हम कि आई ई अपान आई बी को ही हम गामा कहते हैं, आई सी अपान आई बी को बीटा कहते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ और ये वैल्यू यहाँ पुट करिए तो गामा की वैल्यू मिल गई 1 प्लस बीटा। अब जहाँ जहाँ इक्वेशन थर्ड में फ्रॉम इक्वेशन थर्ड यहाँ लिखा हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में जहाँ जहाँ 1 प्लस बीटा लिखा हुआ था वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, गामा पुट कर देंगे। तो हमको फाइनली मीटर करंट का इक्वेशन मिल जाएगा आई ई इज इक्वल टू गामा आई बी प्लस गामा आई सी बी ओ, अर्थात मीटर करंट बेस करंट पर डिपेंड करती है। ऐसा इस करंट इक्वेशन के माध्यम से हम देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो हम जानते हैं जैसा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक को कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और एक को कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं इस वीडियो के अंदर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच खींचा गया ग्राफ, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच खींचा गया ग्राफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। कब? जब आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो तब। अब इस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट वोल्टेज क्या होता है, तो बेस टू कलेक्टर वोल्टेज को हम बेस टू कलेक्टर वोल्टेज हमारा जो था यही हमारा बेस टू कलेक्टर वोल्टेज है, इसको इनपुट वोल्टेज, और ये इनपुट करंट जब आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो। ठीक है, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच खींचा गया ग्राफ कब? जब आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। आप यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज VBC वर्सेस इनपुट करंट मतलब बेस करंट के बीच खींचा गया ग्राफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। कब? जब आउटपुट वोल्टेज VCE कांस्टेंट। तो ये आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है और ये इनपुट करंट। ठीक है, अब इस ग्राफ की मीनिंग को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे अभी हम आपको अलग से इसके विषय में बताएंगे। ग्राफ का मैकेनिज्म बताएंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। अभी सिर्फ आपको हम इतना बता रहे हैं कि ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉमन कलेक्टर का और ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो। तो ठीक ऐसे ही हम आपको बताते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की डिफिनीशन होती है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए कि आउटपुट वोल्टेज तथा आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज तथा आउटपुट करंट के बीच खींचा गया ग्राफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। कब? जब इनपुट करंट कांस्टेंट। अब यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या है, तो आउटपुट वोल्टेज आपका VCE यानी कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। आउटपुट करंट क्या है आपकी, तो आउटपुट करंट आपकी है यहाँ पे IE यानी कि मीटर करंट, और इनपुट करंट क्या है, इनपुट करंट आपकी बेस करंट। ठीक है, तो हमने कहा कि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच खींचा गया ग्राफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। कब? जब इनपुट करंट अर्थात बेस करंट कांस्टेंट। आइए इसको हम यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से भी समझ लें। ये आउटपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट करंट हो गई IE। तो आउटपुट वोल्टेज तथा आउटपुट करंट के बीच खींचा गया ग्राफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। कब? जब इनपुट करंट अर्थात बेस करंट कांस्टेंट हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रा करेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रा करेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर का, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को इमीटर फॉलोअर क्यों कहते हैं, इसको सर्किट में इम्पीडेंस मैचिंग के लिए क्यों यूज किया जाता है, अर्थात हम इसके यूज का भी वहाँ डिस्कशन करेंगे। और साथ में आपको ये दोनों बातों पर
डिस्कस भी करके बताएंगे कि इस सर्किट को इमीटर फॉलोअर सर्किट के नाम से भी क्यों जाना जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।